नमस्कार सभी को। गणित चर्चा समिति द्वारा आयोजित इस विज्ञान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे अभिज्ञ वक्ता हैं अजीज राय जी और आज का हमारा विषय है विज्ञान का दर्शन। पिछला वाला हमारा विषय था विज्ञान का इतिहास। तो यदि आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये सुझाव दिया जाता है कृपया पहले आप विज्ञान के इतिहास वाले को जरूर देखें। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल या व्हाट्सएप के ग्रुप से उसको ले सकते हैं। तो अभी मैं अजीत जी से गुजारिश करूंगा कि वो विषय को हमारे सामने रखें। अजीत जी कृपया कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अमरजीत जी ने बताया कि आज विज्ञान विमर्श में चर्चा का विषय है विज्ञान का दर्शन। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बताया था कि विज्ञान का इतिहास और विज्ञान का दर्शन, ये दोनों जो विषय हैं, इनको अध्ययन करने का जो उद्देश्य है इन दोनों विषयों का, ये अकेले अपने आप में कोई विषय नहीं है, ये अपने आप में कोई शास्त्र नहीं है और इनके अध्ययन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अकेले का विज्ञान का इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो वो हमारे लिए केवल एक तरह से ये तथ्य होगा कि भाई सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की, सबसे पहले उत्प्लावन बल की खोज किसने की, इस तरह की बातें आएंगी। इसी तरीके से विज्ञान का जो दर्शन अकेला यदि हम बात करते हैं तो ये अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है या इसके अध्ययन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो फिर क्या उद्देश्य है विज्ञान के दर्शन का? तो जब हम विज्ञान के इतिहास को जान जाते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण की जो सबसे पहले कोई जो खोज की है, उस खोजकर्ता के नाम के साथ में उस समय की परिस्थितियों के बारे में कि उस समय क्या अलग अलग जो मान्यताएं थी गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर के, तो उस समय जो सभी लोगों के उस समय के जो दार्शनिक थे उनके क्या विचार थे, और या जो दो दार्शनिकों या वैज्ञानिकों के बीच में या अन्य सामाजिक लोगों के बीच में जो द्वंद्व की स्थिति जो निर्मित हो रही थी, तो लास्ट में जो उसकी समीक्षा होती है वो उसका काम करता है विज्ञान का दर्शन। मतलब जो विज्ञान का दर्शन अपने आप में कंप्लीट चीज नहीं है, उसको हम जब विज्ञान के इतिहास के साथ में जोड़ देते हैं और फिर वो जो वैज्ञानिक खोजें समाप्त हो गई हैं या फिर वैज्ञानिक कोई बड़ी क्रांति हुई है, जैसे कि खगोल शास्त्र में जब पहली वैज्ञानिक क्रांति की यदि मैं बात करूं, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जैसे कि खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, मतलब धरातल वाली हो गई। इस तरह से बहुत सारी उसकी ब्रांचें हैं। यदि मैं बात करूं कि सबसे पहली जो हमारी शाखा है वो ऐसी कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, तो मैं बात करूंगा वो थी खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान की जो पहली क्रांति थी वो ईसा पूर्व हुई थी और अरस्तु और टॉलेमी नामक एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक ने मिलकर एक भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था पृथ्वी के बारे में, एक सौर मंडल के बारे में हमारे, कि भाई केंद्र में पृथ्वी है और उसके जो चारों ओर है अन्य जो सूर्य हैं, चंद्रमा है और अन्य जो ग्रह हैं जो 5 नग्न आंखों से देखे जाते हैं, ये सब मिला के पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, है ना। तो ये इसका जो मॉडल था ये एक सीमित क्षेत्र के लिए था और उस समय हम लोगों को जो अन्य आकाश गंगाएं हैं उनका बोध नहीं था। हालांकि देवयानी आकाश गंगा को के बारे में हमें जानकारी मिलती है, परंतु हम वो चूंकि बहुत दूर स्थित है तो वो बहुत सूक्ष्म दिखती थी और उसे भी हम एक तरह का तारा मान लेते थे, देवयानी जो सबसे नजदीक की आकाश गंगा है हमारे आकाश गंगा से। तो सबसे पहले खगोल विज्ञान में क्रांति आती है, उसके बाद भौतिक विज्ञान में क्रांति आती है। ये भौतिक विज्ञान में जो क्रांति आई है ये गैलीलियो और उनके जो साथी थे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे थे, छोटे छोटे प्रयोग थे और वो जो आंकड़े प्राप्त हो रहे थे उन सभी आंकड़ों का उपयोग सबसे ज्यादा यदि किया तो मैं कहूंगा गैलीलियो से भी ज्यादा उपयोग किया है न्यूटन ने इन आंकड़ों का जो छोटे छोटे प्रयोग किए जा रहे थे उनका उपयोग करते हुए और खुद के प्रयोग को भी उन्होंने दोहराया और बहुत सारे उन्होंने गति के समीकरण और गति के 3 नियम, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है
और इस तरह से इन नियमों के द्वारा उन्होंने एक ये कहना चाहिए कि भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी और बहुत बड़ा योगदान दिया और एक नई भौतिकी को जन्म दिया, जिसे आज हम कहते हैं शास्त्रीय भौतिकी। शास्त्रीय भौतिकी। इसके बाद फिर रसायन विज्ञान में क्रांति आती है। रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्रांति कब आती है? ये आती है 1775 के तकरीबन, जब बहुत सारी जो दार्शनिक लोग थे या कुछ वैज्ञानिक लोग भी थे, तो वो बहुत तरह के रसायन को लेकर के प्रयोग कर रहे थे, सोना बनाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ इस तरह के प्रयोग थे कि भाई हम यदि आग जलाएं तो उसमें से धुआं ना निकले या सुगंध आ जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे थे, जिसे लोग बाग कीमियागिरी या अल्केमी बोलते हैं। इसी तरह से रसायन विज्ञान के बाद जो 1775 के बाद एक क्रांति हुई, जिसके प्रणेता हम कह सकते हैं डार्विन को। डार्विन की जो थ्योरी है, बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। फिर इसके बाद भूविज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति आती है। तो भूविज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति आती है। ये लगभग हो गई 19वीं शताब्दी की बात है, 1830 के लगभग की बात है। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक क्रांतियां हुई हैं या जो छोटी छोटी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, तो ये जो खोजों की जब हम समीक्षा करते हैं, तो वो समीक्षा क्यों की जाती है कि जो हमारा समाज है वो विज्ञान के प्रति सचेत हो सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा से ज्यादा समाज में बढ़ावा मिल सके। इसलिए हम जो वैज्ञानिकों की जो खोजें होती हैं उनको उनकी समीक्षा करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि शायद जो गलतियां वैज्ञानिकों ने कभी की हैं उस तरह की गलतियां हम लोग ना दोहराएं, और इस तरह से हम अपना दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। हम कभी भी वैज्ञानिक प्रशिक्षण के दौरान ये नहीं सिखाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम बल्कि ये सिखाते हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से। और हम ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि विज्ञान में क्या क्या करना चाहिए, वो इसलिए ऐसा हम नहीं सिखाते हैं क्योंकि विज्ञान हमेशा नए के बारे में है। जो खोजा जा चुका है या जो हमारी जानकारी में पहले से है, जो ज्ञात है, विज्ञान कभी भी उसका दावा नहीं करता है। विज्ञान हमेशा किसका दावा करता है? जो खोजा नहीं गया है, जो अभी तक अज्ञात है, कि उसके बारे में दावा प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हम वो जब जो अज्ञात होगा उसके बारे में दावा कब कर पाएंगे? उसकी सीधी सी बात है, हमें एक नया दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा या एक नया तरीका विकसित करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग करके हमको बार बार उसका रिपीटेशंस करके उस अज्ञात को खोजना पड़ेगा। तो इसलिए हम कभी भी जो विज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान कभी भी इस बात को कम बताते हैं कि किस किस विधि या किस किस तरीके से नई खोज या अज्ञात को जाना जा सकता है, बल्कि हम ये सिखाते हैं उनको कि हमें किस तरह की गलतियों को नहीं दोहराना है। ठीक है, तो ये है विज्ञान का जो दर्शन है उसको अध्ययन करने का मूल उद्देश्य, है ना। अब हम बात आते हैं कि विज्ञान के दर्शन में कौन कौन से जो बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं, या मैं ये बात करूं कि विज्ञान के दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई है ना। तो विज्ञान के दर्शन की जो शुरुआत है ये हुई है लगभग 400 वर्ष पूर्व हुई है, और इसमें दो दार्शनिकों का अहम योगदान है। पहला योगदान है रेने दिकार्ता, रेने दिकार्ते भी बोलते हैं कुछ लोगों ने, और दूसरे एक दार्शनिक हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन और दूसरे रेने दिकार्ता, है ना। तो दोनों के अपने अलग अलग दर्शन हैं। जो रेने दिकार्ते हैं उनकी जो एक पुस्तक का नाम है ए डिस्कोर्स ऑन मेथड। उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने जो विधियां हैं जो विज्ञान में प्रयोग किए जाती हैं उसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में प्रवचन दिया, और ये लगभग 1637 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी पहली बार। और इसी तरीके से जो मैंने दूसरा नाम लिया था फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन की एक पुस्तक है नोवम आर्गेनम। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो प्रकृति है उसको हम किन किन विधियों के द्वारा जान सकते हैं, या प्रकृति का जो ज्ञान है जो अज्ञात है उसको हम किस किस तरीके से जान सकते हैं। ये पुस्तक 1620 में आई थी, नोवम आर्गेनम करके। तो ये दोनों जो दार्शनिक हैं इनके बारे में चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है
क्योंकि ये दो विरोधी दर्शन है, दो विरोधी दर्शन है। ये जो मैंने सबसे पहले जो नाम लिया रेने देकार्ते जी, इनका जो दर्शन है ये पूरी तरह से बुद्धिवाद पर आधारित है। बुद्धिवाद मतलब तर्कों पर आधारित है। इनका ये मानना है कि जो प्रकृति का ज्ञान है या जो जो हमारा दुनिया का जो ज्ञान है, इसको हम बुद्धि के द्वारा, तर्कों के द्वारा जान सकते हैं, रीजनिंग के द्वारा, इनके द्वारा, गणित के द्वारा जाना जा सकता है। इसी तरीके से यदि मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, मतलब कि फ्रांसिस बेकन की, तो दार्शनिक फ्रांसिस बेकन का कहना है कि नहीं, हमें जो बुद्धि है, जो हमारे तर्क है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने जो कुछ भी है, वही ज्ञान है। तो इनका एक जो फ्रांसिस बेकन का है वो प्रत्यक्षवाद है, और ये जो हमारे रेने देकार्ते जी हैं, इनका जो दर्शन का नाम है बुद्धिवाद, है ना। तो ये अपोजिट है। इसी तरीके से आपने कभी कभी गौर किया होगा, विज्ञान में भी दो तरह की पद्धतियों के बारे में ज्ञान होता है हमको। पहला तो ये सैद्धांतिक, और दूसरा होता प्रायोगिक। सिद्धांत में हम किन की बात करते हैं, विज्ञान में जो सिद्धांत है उनकी बात करते हैं, और प्रयोग में हम उन सिद्धांतों की पुष्टि की बात करते हैं, या फिर उन सिद्धांतों का उपयोग में किस तरह से लिया जाना चाहिए, या लिया जा सकता है, या लिया जा चुका है, के बारे में हम प्रयोगों पर बात करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान भी उसकी भी दो पद्धतियां हैं, एक सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक। तो इसी तरीके से ज्ञान को लेकर के लोगों के अलग अलग मत रहे हैं कि एक होता है ज्ञाता, एक होता है ज्ञान। तो किस तरीके से हम लोग ये समीक्षा करते हैं कि एक ज्ञाता मतलब ज्ञाता के रूप में यहाँ पे हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि यदि कोई अंतरिक्षी सभ्यता है, परग्रही सभ्यता है, तो वो भी किसी तरीके से इस प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको सुलझाने का प्रयास करती होगी। उनकी भी अपनी कुछ विधियां हो सकती हैं। तो हम जब हमारी जो विधियां हैं, ज्ञाता के रूप में मैं यहाँ पे मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है हमें इस बात का बोध ना हो, अन्य जीव जंतु भी जो पृथ्वी पर रहते हैं वो भी किसी तरीके से इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास करते होंगे। तो कई तरह की विधियां हैं। तो मूल रूप से यदि मैं बात करूं प्रत्यक्षवाद से संबंधित जो विधियां हैं, इसमें बहुत सारे वाद आते हैं। जिसमें मैं बात करूंगा तो अनुभववाद आता है, प्रत्यक्षवाद आता है, व्यवहारवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, इस तरह की। इसके अलावा भौतिकवाद आता है, वस्तुवाद आता है। तो ये सभी में छोटे छोटे अंतर हैं। तो मैं यहाँ पे चूंकि फिलॉसफी पर तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चूंकि विज्ञान के दर्शन पर बात कर रहा हूँ, तो मैं इनके बीच के जो डिफरेंस है उन पर बात नहीं करूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा केवल कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्यों में, तो उनके माध्यम से जो कुछ हम जान सकते हैं, छू करके, देख करके, सुन करके, सुन करके, और जो पांचों इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो कुछ ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वो सभी के सब प्रायोगिक, व्यवहार, प्रत्यक्ष, प्रयोग, इन सब के द्वारा होता है। तो ये सभी जो वाद हैं, पांच छह जो मैंने अभी नाम गिनाए, ये किनके अंतर्गत आ जाता है? फ्रांसिस बेकन के दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा वाद की मैं बात करूं, जो हमारा बुद्धिवाद है रेने देकार्ता जी का, तो उसमें प्रत्ययवाद आ जाता है, आदर्शवाद आ जाता है, संशयवाद आ जाता है। ये जो है ये हमारे सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं, ये दोनों का जो जब टकराव हुआ, ये दो दर्शनों का जो टकराव हुआ, तो उसकी समीक्षा में क्या हुआ? क्या दोनों दर्शनों को क्या हम साथ में अभी भी लेके चल रहे हैं? तो ऐसा स्थिति नहीं है। आगे चल करके इसको कार्ल पापर नामक, लगभग 100 वर्ष पूर्व कार्ल पापर नामक एक विज्ञान के दार्शनिक हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस दर्शन, ये दोनों जो दर्शन थे या उनके बीच का जो विरोधाभास था, उनको उन्होंने मिटा दिया, और उन्होंने एक नई चीज लाई, उन्होंने एक नई विधि लाई, जिसे उन्होंने कहा परिकल्पना आधारित निगमन विधि। परिकल्पना आधारित निगमन विधि। उन्होंने कहा कि ये जो हम अपने चारों ओर जो देखते हैं परिवेश में, या जो घटनाएं घटित होती दिखाई, आंकड़े, जानकारी, सूचनाओं के द्वारा एक परिकल्पना कीजिए। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, इसको कल्पना मत समझिए, क्योंकि कल्पना का मतलब होता है इमेजिनरी या इमेजिन, और जो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। दोनों में डिफरेंस है।
इस दोनों डिफरेंसों को समझिएगा थोड़ा सा। कल्पना जो होती है वो बिना आधार के बनाई जाती है, एक एक दुनिया बनाई जा सकती है, विकसित की जा सकती है। परंतु जो परिकल्पना होती है, जो हाइपोथेसिस होती है, वो हमारे ज्ञान के माध्यम से, और वो कौन सा माध्यम हो सकता है, जो हमारी पांच इंद्रियों के द्वारा ज्ञात होता है, या जानकारी, सूचना और आंकड़ों के द्वारा जो उसका कुछ आधार होता है, कुछ ना कुछ आधार होता है, तो इसको हम बोलते हैं परिकल्पना। तो परिकल्पना एक आप बनाइए, और उस परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी हम प्रायोगिक पुष्टि कर सकें। ऐसी परिकल्पना जिसको हम परख नहीं सकते हैं या जिसका हम दोहराव नहीं कर सकते हैं, उसको हम वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एक घटना मेरे सामने घटित हो रही है, और मैंने उसको उसके वो जो घटना घटित हुई उसको उसके वो क्यों घटित हुई या कैसे घटित हुई जानने के लिए मैंने एक यदि कोई व्याख्या प्रस्तुत करी है, तो वो जब मैंने व्याख्या जब प्रस्तुत कर दी, तो उसके वैज्ञानिक होने, उस व्याख्या के वैज्ञानिक होने का एकमात्र जो है उसको हम वैज्ञानिक व्याख्या तब कहेंगे जब उसको उस की हम पुष्टि कर सकें, उसे व्यवहार में, प्रयोग में लाया जा सके, उसको दोहराया जा सके या उसको परखा जा सके, उसको हम बोलेंगे वैज्ञानिक व्याख्या, है ना। तो उन्होंने ये कहा, कार्ल पापर जी ने, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा प्रत्यक्षवाद था, प्रत्यक्ष मतलब जो हमें आंकड़े मिल रहे थे, उससे हम परिकल्पना प्रस्तुत करेंगे, और उस परिकल्पना को हम परख लेंगे, मतलब प्रयोग में ले आएंगे, तो उसको हम बोल देंगे परिकल्पना आधारित निगमन विधि। ये उन्होंने बताया, और इस तरीके से उन्होंने बुद्धिवाद बुद्धिवाद और प्रत्यक्षवाद दोनों का उन्होंने एकीकरण कर दिया। किन्होंने कर दिया? कार्ल पापर जी ने, है ना। और किस किस को कर दिया उन्होंने? बुद्धिवाद को और प्रत्यक्षवाद को। प्रत्यक्षवाद और बुद्धिवाद कब का बात है? 1620 में जो पहली पुस्तक आई थी, और 1637 में जो दूसरी पुस्तक आई थी रेने देकार्ते की। तो दोनों का यूनिफिकेशन करके उन्होंने एक विधि, एक सॉल्यूशन, एक समाधान प्रस्तुत किया कार्ल पापर जी ने। ठीक, तो ये जो विज्ञान के दर्शन का ये पहला दौर था। दूसरा दौर जो आता है, ये कार्ल पापर जी का आता है लगभग 7500 वर्ष पूर्व का। तो उस समय तीन दार्शनिकों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। वो जो तीन दार्शनिक थे, पहले का नाम मैं बता चुका हूं, कार्ल पापर जी। दूसरा का नाम है थॉमस कून, और तीसरे का नाम है पॉल फेयरबेंडा। पॉल फेयरबेंडा, है ना। तो पॉल फेयरबेंडा और ये जो अपने थॉमस कून है, इनका ये मानना था, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि दरअसल जो विज्ञान है वो विज्ञान कैसे काम करता है। उनकी छोटी छोटे जो इतिहास था, विज्ञान का इतिहास था, उसकी उन्होंने समीक्षा की। और जो क्रांतियां थी वैज्ञानिक, जो मैंने शुरुआत में नाम गिनाए थे, चाहे वो खगोल की क्रांति हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान की क्रांति हो, रसायन विज्ञान की लेवाज्जे ने जब ऑक्सीजन की खोज की थी, चाहे रसायन विज्ञान की क्रांति हो, जीव विज्ञान की डार्विन की थ्योरी से संबंधित क्रांति हो, या भूविज्ञान की जो 1830 के लगभग में आई थी क्रांति हो, इन सभी क्रांतियों की उन्होंने जब समीक्षा की, तो उनके अलग अलग दर्शन सामने आते हैं। थॉमस कून का एक अलग दर्शन है, इसके बाद हमारे फेयरबेंडा जी का एक अलग दर्शन है, और कार्ल पापर जी का एक अलग दर्शन है। तो मैं तीनों दर्शनों के बारे में संक्षिप्त में बातें करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस कून की। तो थॉमस कून जी ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग उन्होंने प्रत्यक्षवाद को ज्यादा प्रभावी माना, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमको जो ज्ञान मिलता है वो हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा हम उस ज्ञान को एकत्रित करते हैं। और ये जो ज्ञान की जो दुनिया है, मतलब जो बहुत सारा अलग अलग जगह से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वो अपने आप में एक दुनिया बना लेता है ना। और एक तरह से वो पद्धति का निर्माण करता है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, पैराडाइम शब्द का। पैराडाइम, पैराडाइम शब्द को हम हिंदी में पद्धति कह सकते हैं, या वैचारिक फलक बोल सकते हैं उसको हम हिंदी में। तो उन्होंने बोला कि ये जो एक ज्ञान की दुनिया हो जाती है, और इस ज्ञान की दुनिया में की एक ये विशेषता होती है कि ये जो ज्ञान की दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है वो एक दूसरे के संगत होता है, उसमें कहीं पे भी असंगति नहीं पाई जाती। वहां पे कहीं पर भी ये नहीं होगा कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के विरोधाभास में उपस्थित होगा, ऐसा नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो
एक दो ज्ञान तो हो सकता है कि असंगति या विरोधाभास उत्पन्न हो ज्ञान की दुनिया में, मतलब पैराडाइम में, परंतु जैसे जैसे ये जो विरोधाभास बढ़ता जाएगा तो एक ऐसी स्थिति बनेगी कि हमको जो ये जो पैराडाइम है उसको चेंज करना पड़ेगा और एक नई तरह की एक व्यवस्था, जो ज्ञान की एक व्यवस्था है, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। और इसी को उन्होंने कहा है पैराडाइम शिफ्टिंग। पैराडाइम शिफ्टिंग मतलब ज्ञान की जो पद्धति है उसको हमने एक ज्ञान की पद्धति से हम दूसरी पद्धति की ओर शिफ्ट गए हैं। और ये उन्होंने विशेषकर किसके बारे में कहा था, जितनी भी जो हमारी वैज्ञानिक क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो खगोल विज्ञान के विषय में हो, भौतिक के बारे में हो, जीव रसायन, सभी के बारे में उन्होंने समीक्षा करते हुए इसको बताया है कि जो वैज्ञानिक क्रांतियां होती हैं ये ज्ञान की पूरी व्यवस्था को बदल कर रख देती। ठीक है, ये हो गया थॉमस कुन का। दूसरी बात आती है पॉल फेयरबेंडर की। पॉल फेयरबेंडर जी ये कहते हैं विज्ञान के दर्शन में, अपने खुद के दर्शन में, वो कहते हैं कि दरअसल जो भी विज्ञान है वो विज्ञान कोई विशेष ज्ञान नहीं है, वो भी एक जैसा सिंपल सा ज्ञान है जो हमको दिखता है, जो हमें हमारे अनुभवों में मिलता है, यही है, कोई उसमें विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक लोग कोई महान व्यक्ति नहीं होते हैं, वो कोई विशेष काम नहीं करते हैं कि जिसके कारण हम उनको वंदनीय या पूजनीय कहने लगे, है ना। और इसीलिए इनका जो दर्शन का जो नाम है, पॉल फेयरबेंडर जी के दर्शन का नाम है पद्धति अराजकतावादी दर्शन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विज्ञान को पूरी तरह से नकार दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि विज्ञान क्या है, तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं विशेष रूप से, ठीक है वो विशेष रूप से कुछ नहीं करते, तो फिर भी वो क्या करते हैं। जैसे कि हम बोले कि एक लेखक लिखता है ना, पुलिस वाले हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं समाज को, तो फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, ठीक है वो विशेष नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, परंतु फिर वो करते क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो वो कहते हैं पॉल फेयरबेंडर जी कि दरअसल जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक तरह के दार्शनिक होते हैं। उन लोग अपनी अपनी जो परिकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, वो हमारे समाज के सामने लाते हैं, है ना। और उन जो जितनी भी परिकल्पनाएं होती हैं, 8, 10, 12 जितनी भी होती हैं, उनमें से हमेशा कोई एक सत्य होगा, क्योंकि उनमें सभी में या तो विरोधाभास होगा या वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे या कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी ना थोड़ी भिन्नता हो। तो वो ये कहते हैं उन सभी में से केवल एक सत्य होगा। और ये कैसे डिसाइड होगा, वो कहते हैं इसको इसीलिए वैज्ञानिक लोग चीजों को परखते हैं या फिर उनका दोहराव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान कुछ विशेष नहीं है, इसीलिए उनको पद्धति अराजकतावादी दार्शनिक कहते हैं। और उनके दो चीज मूल रूप से उन्होंने जिस चीज का विरोध किया, पहला उन्होंने कहा कि विज्ञान की अपनी कोई विधि नहीं है। जैसे हम बहुत सारे नाम लेते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, इसके अलावा प्रेक्षण विधि, परीक्षण विधि, प्रयोग विधि। तो उनका कहना है ऐसी कोई विधि नहीं होती है, ये उनके शुरुआती दर्शन में था। हालांकि उसके 30 साल बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो मैंने शुरुआत में जो दावे किए थे ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान की भी अपनी विधियां हैं। और उन्होंने स्वयं के जो दावा था उसको उन्होंने संकीर्ण विचार मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञान की भी अपनी विधियां हैं और मेरा जो दावा था शुरुआत में वो गलत था। हालांकि वो अंत तक इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि विज्ञान में विशेष जैसा कुछ नहीं है या विशिष्ट जैसा कुछ नहीं है, वो भी सामान्य है। इस तरह को इस बात को वो हमेशा अंतिम दौर तक दोहराते रहे, इसीलिए उनको पद्धति अराजकतावादी कहते हैं। मतलब उन्होंने इस बात का हमेशा खंडन किया कि विज्ञान की कोई ज्ञान की एक पद्धति नहीं है और उसका वो हमेशा खंडन करते रहे। तीसरी बात आती है कार्ल पॉपर की। दो दर्शनों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, तीसरी आती है कार्ल पॉपर की। कार्ल पॉपर जी ने एक सिद्धांत दिया जिसे कूटकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है और कुछ लोग उसको मिथ्याकरण का भी सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में फाल्सिफिकेशन आगे का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, कूटकरण सिद्धांत या मिथ्याकरण सिद्धांत। तो मिथ्याकरण सिद्धांत क्या कहता है, तो वो ये कहते हैं कि किसी भी विज्ञान का कोई भी नियम हो या सिद्धांत हो, उसे हम सहमति के आधार पर या अवलोकन के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। कहने का उनका तात्पर्य था कि जो हमको, जैसे मुझे दिखाई दिया, आपको ए नाम के व्यक्ति को भी वही दिखाई दिया, बी व्यक्ति को भी, सी को भी, डी को भी, ये सबको दिखाई दे रहा है, फिर भी हम
आपस में सहमत हो कि ये नहीं बोल सकते हैं कि चलो ये फलान अमुक अमुक जो चीज है ये तथ्य है और ये एक प्रकृति की खोज हो गई। ये कभी भी सहमति के आधार पर या अवलोकनों के आधार पर कभी भी सत्य को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और फिर उन्होंने ये कहा, ये जरूर है कि अवलोकन और जो हमारी असहमतियां हैं, देखिए जस्ट अपोजिट वो बात कर रहे हैं। पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा कि सहमति और अवलोकनों के आधार पर कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब वो दूसरी लाइन में कहते हैं अवलोकनों के आधार पर और असहमतियों के आधार पर सत्य को अस्वीकार जरूर किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। वो क्यों किया जा सकता है कि मान के चलिए कोई, मतलब उनका ये कहना था कि कोई भी जो सत्य होता है जो विज्ञान के द्वारा खोजा जाता है वो परम सत्य नहीं होता है। वो हमेशा परखा जाना चाहिए, उसको हमेशा दोहराव किया जाना चाहिए। आने वाले समय में जब भी हम कुछ ऐसे प्रयोग करें जो विरोधाभास उत्पन्न करते हैं हमारे अभी तक के ज्ञात ज्ञान को लेकर के, तो हम आगे चल करके उसको रिजेक्ट कर देंगे या उसको गलत सिद्ध कर देंगे और उसको हम धीरे से समाज में अस्वीकार कर देंगे। उनका जो दर्शन है वो कभी भी ये नहीं कहता है कि सत्य क्या है, उसको खोजने की विधि क्या है, वो इस पर चर्चा नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि कोई भी सत्य तब तक सत्य होता है जब तक कि वो प्रयोगों द्वारा हमेशा सत्य पाया जाता रहे। यदि किसी के द्वारा कभी भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है और वो जो सत्य है वहां पर असत्य घोषित हो रहा है या कोई विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है उस कंडीशंस को लेकर के, जो वहां पे सत्य जो शर्तें लागू हो रही हैं, जो घटक वहां पे प्रभावी हो रहे हैं या जो कारक प्रभावी हो रहे हैं, यदि उस कंडीशन में कोई भी जो हमारा अभी तक का जो ज्ञात सत्य है वो वहां पे विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे सत्य को हम समय के साथ में भुला देंगे या उसको त्याग दिया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि सत्य हमेशा परम सत्य नहीं होता है, वो तब तक के लिए सत्य होता है जब तक कि वह विरोधाभास ना उत्पन्न करता हो। इस तरीके से मैंने ये 3 दर्शनों को संक्षिप्त में आपको बताया और उसके पहले मैंने 2 दर्शनों पर चर्चाएं की। इस तरह से मैंने कुल 5 दर्शनों पर, आज विज्ञान के दर्शनों पर चर्चाएं की और इस तरह से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। यदि इससे संबंधित आपकी कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं, या किसी वैज्ञानिक खोज को लेकर के आपके प्रश्न हो या उसकी समीक्षा को लेकर के हो तो वो भी पूछ सकते हैं, तो उस पर हम समीक्षा आज कर सकते हैं। जी धन्यवाद। दार्शनिक की सर एक बार परिभाषा बता देना, दार्शनिक किसे कहते हैं? जी, दर्शन जो होता है या दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो केवल तर्कों के माध्यम से अपनी बात को रखता है। उसके लिए व्यवहारिक पुष्टि होना आवश्यक नहीं है या उसका अनुभव में आना जरूरी नहीं है। वो अपनी काल्पनिक दुनिया को भी रच सकता है या बसा सकता है। जी, तो ये सब सर स्ट्रिंग थ्योरी, डार्क मैटर, बिग बैंग थ्योरी, ये सब सर दर्शन ही है, मतलब काल्पनिक ही है, परिकल्पनिक। देखिए आपने तीन नाम गिनाए है ना। तो पहला स्ट्रिंग थ्योरी, बेशक ये एक दार्शनिक थ्योरी है क्योंकि इसकी व्यवहारिक पुष्टि नहीं हुई है ना। दूसरा आपने गिनाया डार्क मैटर, तो डार्क मैटर के बारे में प्रत्यक्ष पुष्टि हो चुकी है। तीसरा आपने गिनाया बिग बैंग है ना। तो बिग बैंग से संबंधित जो थ्योरी जो कहती है उससे संबंधित जो पूर्वानुमान हमारे सामने आते हैं मॉडल के द्वारा, उसकी भी पुष्टि हो चुकी है। तो उसको हम केवल दर्शन नहीं कहेंगे, वो एक वैज्ञानिक थ्योरी है। और बल्कि उसको ये कहना चाहिए महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को कि वो जितनी भी थ्योरी है अभी तक हमारे सामने मानव जाति को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी है उनमें सबसे सफल थ्योरी है वो, है ना। वो परम सत्य नहीं है ना। ठीक है जी। डार्क मैटर का सर अभी प्रमाण कहाँ मिला है? मेरे याद में मिला है भाई, उसको बनाया है प्रयोगशालाओं में, उसकी प्रमाण पुष्टि हुई है। चलिए धन्यवाद अजीत जी। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सूत्र भी बताया है ना, F बराबर जी m/r²। तो ये सूत्र जो डेरिवेशन है ये प्योरली थ्योरेटिकल है या उसने डाटा को एनालाइज करके वो लेकर आया है, मतलब कैसे वो सूत्र लेकर आया?
देखिए, मैं आपको बताऊं, जो शुरुआती दौर था जब न्यूटन जी ने इसका खोज की थी या प्रतिपादित किया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उस समय ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल था। परंतु चूंकि इसमें पूर्वानुमान प्रस्तुत करने में चूंकि ये सिद्धांत सक्षम था, या ये बोला जाए कि इसको हम भविष्य में परख सकते थे, इसलिए हम लोगों ने विज्ञान जगत में यह स्वीकार किया गया। यदि यह भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था, भविष्यवाणी मतलब पूर्वानुमान प्रस्तुत करने में यदि कोई हाइपोथेसिस सक्षम नहीं होती है, तो उसको हम वैज्ञानिक रूप में नहीं स्वीकार करते, बल्कि हम उसको दार्शनिक दर्शन के रूप में स्वीकार करते, फिर हम उसको वैज्ञानिक नहीं कहते। तो जो हमारा जो जो फार्मूला था न्यूटन के समय का, उस समय ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तो था, परंतु व्यवहार में उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। परंतु आने वाले समय में, मैंने पिछले विज्ञान के इतिहास में आपको बताया था, सर वही जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था। हेलो अमरजीत मैं सर। थोड़ा बात को, अरे पहले अजीत जी को बात पूरी करने दीजिए। हेलो। हैली का जो धूमकेतु था, धूमकेतु की जो भविष्यवाणी की गई थी, वो इसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उपयोग में करके की गई थी भाई, है ना। तो न्यूटन ने तो सैद्धांतिक रूप से बता दिया था, उसकी व्यवहारिक पुष्टि उनके समय में, उनके रहते हुए नहीं हुई थी। परंतु उस सिद्धांत का उपयोग करके हैली ने जब अपनी भविष्यवाणी की थी, और वो जब धूमकेतु जब 76 वर्षों बाद आया था और सूर्य के नजदीक से जब गुजरा, तो इस बात की व्यवहारिक ये भी पुष्टि हो जाती है, उसकी प्रत्यक्ष पुष्टि हो जाती है कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो सच है। उसके बाद बहुत सारी आज अपन लोग जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो सब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को लेकर के, हम लोग मंगल दूसरे ग्रहों पे भी जो यान भेज रहे हैं, वो सब के सब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर है साहब, है ना। तो ये अब सब वैज्ञानिक है। अब मोहन जी जुड़ गए हैं ना। अच्छा, ये जो सूत्र आया है, क्या इसके आने में कहीं जो पुराना डाटा था हमारा, इसका विश्लेषण शायद टाको ब्राही ने किया था, या शायद इकट्ठा किया था? ये उससे संबंधित नहीं है भाई। अच्छा, उसने अपने आप मन से ही वो सूत्र निकाला है? नहीं 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 नहीं, नहीं वो मन से नहीं, मतलब अपने मन से नहीं, मतलब अपने निजी विश्लेषण आदि से? नहीं नहीं, वो नग्न आंखों से लगभग 30 वर्ष तक अंतरिक्ष का विश्लेषण करते रहे, वो 30 वर्षों तक, है ना। और उनके एक शिष्य थे केपलर, आपने नाम सुना होगा केपलर, है ना, जिन्होंने, तो उन्होंने लगभग 5 वर्ष तक उसका अध्ययन किया नग्न आंखों से, और लगभग टोटल 35 वर्षों के अध्ययन से, अंतरिक्ष के अध्ययन से उन्होंने केपलर का नियम प्रतिपादित किया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो केपलर का जो नियम है, वो किन आंकड़ों पर आधारित था? वो पूरे ब्रह्मांड पर आधारित नहीं था, या पूरे सौर मंडल पर आधारित नहीं था। वह केवल और केवल मंगल ग्रह को लेकर के आंकड़े उपलब्ध हुए थे। 35 सालों तक केवल एक ग्रह, मतलब मंगल ग्रह को पर उन्होंने नजर गड़ाई रही, और उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया 35 वर्षों तक, मंगल ग्रह का, ठीक है। और यह जो नियम प्रतिपादित हुआ था, वो मंगल ग्रह के लिए हुआ था। और आगे चल करके उन्होंने देखा कि यार ये तो बुध, शुक्र, अपना पृथ्वी, मतलब सभी पर लागू हो रहे हैं, बृहस्पति, शनि। और एक मजेदार बात बताऊंगा आपको, जब केपलर के नियम का ये पता लग गया कि वो अन्य ग्रहों पर भी लागू होते हैं, और उस समय 3 ग्रह की खोज नहीं हुई थी, अरुण, वरुण और यम। ये जो 5 ग्रह हैं, इन पर केवल 98% तक वो सही सिद्ध होते हैं, ये केपलर के नियम। परंतु जो अरुण, वरुण और यम जो 3 ग्रह हैं, इन पर 100% केपलर के नियम लागू दिखाई देते हैं हमको। सर आपने जो रेने डकार्ते जी के बारे में बताया था सर, और हाँ, उनकी जो चर्चा की थी आपने सर, उनका हाँ, जो है भूगोल में भी बहुत बड़ा योगदान है या सर? तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इनका जो थोड़ा भूगोल वाला पोर्शन है, आप उसे एक बार थोड़ा बता दें। भाई मुझे भूगोल, उनके भूगोल के दर्शन पर जानकारी नहीं है ना। मैं कुछ जरूर बातें जोड़ना चाहूंगा। हो सकता है उन्हीं का एक और जो मतलब विरोधी दर्शन था, जो फ्रांसिस बेकन जी का था। तो मैं उनको बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, दोनों में डिफरेंस करते हुए। थोड़ा माइक बंद कर लीजिए आप, है ना। तो दोनों दर्शनों में एक बहुत अच्छा अंतर ये है
रेने देकार्ते जी ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि तर्क से ज्ञान का हम सृजन तो कर सकते हैं, है ना, परंतु उन्होंने प्रयोग जो है, प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं, है ना। देखिए, दो अलग विरोधी दर्शन है, उसको अच्छे से समझिएगा। फ्रांसिस बेकन, रेने देकार्ते। फ्रांसिस बेकन, रेने देकार्ते। फ्रांसिस बेकन का जो दर्शन था वो किस बात को लेकर के था? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या व्यवहार या अनुभव को लेकर के था, है ना, और या इस तरह की बातें थी। और ये जो था हमारे रेने देकार्ते का था, ये बुद्धि को लेकर के था, मतलब हमारे मन में हम दुनियाएं बनाते रहें और इससे हम ज्ञान का सृजन करें, ठीक है। अब तो सीधी सी बात, इसको हम व्यवहार में लाएंगे, इसको सिद्धांतों से समझेंगे चीजों को। तो रेने देकार्ते जी ने कभी भी बुद्धि को, तो उन्होंने बोला कि भाई जो जितना भी जो ज्ञान का जो सृजन होगा वो बुद्धि के द्वारा होगा, परंतु उन्होंने इस दर्शन का एक हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा? प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं, कभी भी नहीं नकारा। परंतु ये जो हमारे फ्रांसिस बेकन जी थे, इन्होंने ये कहा कि तर्क की कभी भी आवश्यकता नहीं, इसकी कभी आवश्यकता नहीं है, तर्क की आवश्यकता नहीं है, गणित तक को नकार दिया उन्होंने। मतलब आप देखिएगा, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं किन किन चीजों को लेकर के, जैसे ताप, दाब और आयतन, है ना, ताप, दाब, आयतन को लेकर हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग तो कर रहे हैं, परंतु उन्होंने बोल दिया कि प्रयोग में गणित की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये मापने की आवश्यकता नहीं है कि ताप को बढ़ाने से दाब पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कितना पड़ता है। मतलब उन्होंने गणित को सरासर पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने प्रयोग को केवल इतना तक सीमित रखा कि जो हमको अनुभव में आ जाए कि वो लाल है, कोई कुछ छीन लिए तो उन्होंने बोले भाई फलानी चीज गर्म होती है, अमुक अमुक चीज गर्म होती है, ये ठंडी होती है। उन्होंने प्रयोग को केवल इतना तक सीमित रखा। परंतु जो हमारे रेने देकार्ते जी हैं, उन्होंने खुद के दर्शन को तो स्वीकार किया, परंतु साथ में उन्होंने प्रयोग को भी महत्व दिया। परंतु हमारे जो फ्रांसिस बेकन जी हैं, इन्होंने रेने देकार्ते के दर्शन को पूरी तरह से नकार दिया, है ना। तो रेने देकार्ते जी की एक बहुत अच्छी ये खूबी है कि उन्होंने साथ में प्रयोग को भी महत्व दिया। और उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि सत्य को तर्क से तो जाना जा सकता है जिसमें गणित उपयोगी होता है, और जो प्रयोग होते हैं वह केवल जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा हम क्या करेंगे? परिकल्पना प्रस्तुत करेंगे, और उसकी जो पुष्टि है वो हम प्रयोग के द्वारा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग को भी महत्व दिया और उसको पूरी तरह से नहीं नकारा। ठीक है भाई जी। मोहन जी, मेरी बात समाप्त हो गई। सर और एक प्रश्न ये है, जो सबसे आपने आखिरी वाला दर्शन बताया था कार्डिनल पेबल के ऊपर, वो जैसे कि एक मिनट, कार्ल पापर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कार्निल पापर। हाँ, तो आपने कहा हाँ कि कोई सत्य जो होता है तब तक ही सत्य रहता है जब तक कि वो प्रयोग में साबित हो। नहीं, उसको थोड़ी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कार्ल पापर जी ने ये कहा था कि कोई भी सत्य समाज में तब तक स्वीकार या सत्य कहलाता है जब तक कि वह प्रयोगों में सत्य बना रहता। यदि एक भी ऐसा हमारे प्रयोगों में वो विरोधाभास उत्पन्न करेगा या असंगति उत्पन्न करेगा या गलत हो जाएगा सिद्ध किसी कंडीशंस को लेकर के, तो हम उसको वहीं पे असत्य घोषित कर दें। जी ठीक है, ये हाँ कहा जी। था उन्होंने। सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि न्यूटन के गति विषयक नियम है, जैसा कि हमारे मास्टर जी ने बताया था कि इनके नियम जो है ये सिद्ध नहीं है, थ्योरेटिकल प्रूव नहीं है आज तक, लेकिन आज तक कोई इसे गलत भी नहीं सिद्ध कर पाया। तो सर क्या ऐसा हो सकता है भविष्य में कि न्यूटन के नियम किसी कंडीशन पे खड़े साबित ना हो तो न्यूटन के नियमों को भी गलत समझा जाए? नहीं, आपके सर ने गलत बताया था, है ना। हालांकि शिक्षकों को एकदम से गलत कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब वो अपनी व्याख्या कर रहे थे तो आपने पूरी तरह से उसको ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मैं आपको भी गलत नहीं कह रहा हूं, ना मैं आपके शिक्षक को गलत बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो वहां पे उपस्थित नहीं था, है ना, समझाते समय। परंतु जो बात आपने कही उसके आधार पे मैं अपनी बात को या अपनी बात रख रहा हूं। गणित के नियम पूरी तरह से 100% सत्य हैं जो न्यूटन के द्वारा है, और व्यवहारिक रूप से आप उसको दोहरा सकते हैं, आप हर चीज को परख सकते हैं, ठीक है। परंतु दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे वो सही सिद्ध नहीं होते, ठीक है। वो कंडीशन है परमाणु के अंदर, मतलब क्वांटम भौतिकी में नहीं होते हैं,
ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जब प्रकाश के वेग पर प्रकाश की गति या प्रकाश की गति से ज्यादा गति होगी, वहां पर जो न्यूटन के जो नियम है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो हमारी जो जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय भौतिकी, मतलब बड़े बड़े ग्रहों पर भी ये लागू होते हैं, हमारी पृथ्वी पर भी जो न्यूटन के गति के जो नियम है और सिद्धांत समीकरण समीकरण तीनों समीकरण गति के और उसके तीनों नियम पूरे 100% व्यवहार में उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसको प्रमाणित किया जा सकता है सिवा दो कंडीशन के, प्रकाश की गति पर और दूसरा क्वांटम भौतिकी पर। ये अपवाद है, ये दो कंडीशन। ठीक है भाई। इसके अलावा और सर मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि अभी आपने बताया कि न्यूटन के नियम यहाँ सिद्ध है और कई ग्रहों पे भी सिद्ध है। सर मान लीजिए आप, सपोज है कि हम लोग इस गैलेक्सी को छोड़कर एंड्रोमीडा में चले जाते हैं, जो हमारी पास वाली गैलेक्सी है। वहां पे सर जो ग्रह होंगे या जो तारे होंगे या नक्षत्र होंगे, सर मेरे को तो इतना अनुमान नहीं है, ना ही ज्ञान है, तो सर क्या वहां पे भी न्यूटन के नियम सिद्ध होंगे? जी बिल्कुल होंगे, 100% होंगे जी। और सर अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, मेरे प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया, धन्यवाद। हाँ। कि ऐसा जब भी हम पुराने गणितज्ञ या वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं तो कई सारी बातें निकल कर आती है कि ये वाले जो वैज्ञानिक थे वो बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, और एस्ट्रोनॉमी भी इनको बहुत अच्छी आती थी, मतलब कई सारे फील्ड के मास्टर एक साथ हुआ करते थे। जी। तो क्या खगोल विज्ञान वो गोंद है जो उन्हें इन तीनों चीजों से जोड़ता है, विशेष तौर पे भौतिकी और क्या नाम है गणित से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज से 400 वर्ष पूर्व तक ये जो विशेषज्ञता जिसको हम बोलते हैं ना, कि विषय की विशेषज्ञता, कोई गणितज्ञ है या वैज्ञानिक है या दार्शनिक है या कलाकार है, ये जो वर्गीकरण है ये भाई पिछले 400 वर्षों में हुआ है। 400 वर्ष के पहले की और यदि मैं बात करूं तो ये वर्गीकरण पहले देखने को नहीं होता था। पहले के लोग जो होते थे वो विद्वान हुआ करते थे, वो विशेषज्ञ नहीं हुआ करते थे, है ना। और जो विद्वान व्यक्ति होता है वो जिस क्षेत्र में अपना हाथ लगाता है वो वही उसी में प्रगति करने लगता है। तो पहले के लोग क्या होते थे, विद्वान होते थे, ना कि विशेषज्ञ। और वर्तमान में जो लोग हैं ये अभी के पिछले 400 वर्षों के, ये विशेषज्ञ। हालांकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। आप सीधे से ये जाने कि भाई सभी का एक औसतन जो आयु है वो लगभग 60 वर्ष है ना। अब मान के चलो मैं यदि विज्ञान में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ या विज्ञान में योगदान देना चाहता हूँ, यदि मैं 60 वर्ष अपने पूरे विज्ञान में लगा दूंगा तो स्वाभाविक है कि उसकी जो विज्ञान की जो अधिकतम, जब उसी में काम करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छी प्रगति कर पाऊंगा और अधिक से अधिक विज्ञान में महारत हासिल कर पाऊंगा। और यदि मैं यही काम मैं अपनी मेहनत को 10 जगह यदि बांट दूं तो हो सकता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, जो मेरी जो पहचान है, हो सकता है एक औसतन ही बन के रह जाए, है ना। और वो एक सामान्य आदमी की तरह हो जाए। बेशक मैं तब भी विद्वान कहलाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं 10 चीजों को जानता हूं, परंतु मेरी अलग एक आइडेंटिटी नहीं बनेगी एक विशेषज्ञ के रूप में। पर विशेषज्ञ होने से ये होता है कम से कम एक आपकी पहचान बन जाती है समाज के में कि आप वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, कलाकार हैं, इस तरह से, है ना। तो ये स्थिति है सर। डायमेंशन सर, स्पेस की सर 3 डायमेंशन होती हैं सर, ये इसका भी सर कोई प्रूफ है कि 3 ही होती हैं केवल? ये दरअसल जैसे विज्ञान की बात करूं तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चौथी विमा के बारे में बात की है, जिसे हम समय के रूप में जानते हैं, है ना। इसके बाद फिर स्ट्रिंग थ्योरी आई, तब उन्होंने 10 डायमेंशंस की बात करी, है ना। इसके बाद 10 डायमेंशंस को अपने ये नाम याद नहीं आ रहा है, वो मिचियो काकू नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों में 26 डायमेंशंस तक की बात की है। तो परंतु वो जो डायमेंशंस हैं वो हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग होगी भाई, है ना। और ये स्ट्रिंग थ्योरी से निकलकर सामने आई है। परंतु जो हमारा वर्तमान है, जहां पे अभी हम जी रहे हैं, ये दरअसल 4 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशंस तो आप जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और जो चौथी डायमेंशन है वो है समय, टाइम। और समय वो टाइम, और वो भी किस रूप में है, वो हमारी उम्र को लेकर के, उम्र को लेकर।
ठीक है, और कुछ प्रश्न भाई? तो सर स्ट्रिंग थ्योरी सर जब भी प्रूव होगी सर जब उसमें 10 स्पेस की डायमेंशन और एक टाइम की डायमेंशन होंगी, ये सर प्रूव कैसे कर देते हैं मैथमेटिक्स? ये नहीं नहीं, ये मैथमेटिक्स में प्रूव नहीं हुई है, ये गणित के द्वारा एक परिकल्पना है, ये हाइपोथेसिस है। अभी अभी ये जो है हाइपोथेसिस, ये अभी मतलब नेचर का लॉ नहीं बना है, ये अभी प्रिंसिपल नहीं बना है, अभी ये हाइपोथेसिस है, ये अभी कच्चा है। इसकी जब तक व्यवहारिक पुष्टि नहीं होगी या कोई ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलेगा, तब तक इस स्ट्रिंग थ्योरी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है, ये एम थ्योरी का प्रतिनिधित्व करती है। एम थ्योरी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, कुछ लोग उसको मास्टर थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो मास्टर थ्योरी है, इसको मैं संक्षिप्त में इसके बारे में बता देता हूं। ये कहा जाता है कि ये जो मास्टर थ्योरी होगी, ये ऐसी थ्योरी होगी जिसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड को या जितनी भी जो प्रकृति है उस सबकी व्याख्या हम एक अकेले सिद्धांत के द्वारा कर पाएंगे। या एक सिद्धांत, या हो सकता है प्रकृति के कुछ नियम, कुछ समुच्चय, जैसे आप गणित में पढ़ते होंगे ना, यूनियन होता है जो, तो कुछ नियमों के समुच्चय या फिर एक अकेले सिद्धांत के द्वारा पूरी पृथ्वी, ये वो पृथ्वी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, प्रकृति की हम व्याख्या कर पाएंगे इस एम थ्योरी के द्वारा। और ये जो एम थ्योरी का जो पहला दावा है कि मैं एम थ्योरी हो सकती हूँ का जो दावा प्रस्तुत करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, है ना। तो अभी एम थ्योरी अभी है नहीं है, इसके लिए बहुत प्रयास किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अपने अंतिम वर्षों तक, लगभग 5-8 वर्षों तक वो इस थ्योरी को खोजने में लगे रहे। उन्होंने काफी कोशिश की कि कोई एक ऐसा सिद्धांत हो जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी जोड़ दें, रिलेटिविटी को भी जोड़ दें, और जितने भी जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो मूलभूत जो बल है, उनको भी जोड़ दें, तो एकमात्र हमारा कोई ऐसा सिद्धांत हो जाए। उन्होंने प्रयास किया, पर वो अब हमारे बीच में नहीं है। फिर एम थ्योरी नाम से एक वही उनका प्रतिनिधित्व करते हुआ आया, और एम थ्योरी का वर्तमान में है वो स्ट्रिंग थ्योरी है, और अभी वो व्यवहारिक रूप में प्रमाणित नहीं है। हाँ भाई, मैंने अपनी बात रखी। आपने अभी अच्छा, उसकी बात की एम थ्योरी की, तो हमारी हाँ, कोशिश ये है कि सभी थ्योरियों को मिलाकर एक थ्योरी बना दी जाए, ताकि हम नहीं 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 नहीं, आप उसको इतना न सोचिए कि सभी को हम मिला रहे हैं। हो सकता है बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि जिनको हमको छोड़ना पड़ेगा, जो हमारे लिए अनावश्यक तत्व हो जाएंगे। हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि हम सभी को मिलाकर एक कर रहे हैं। उसको ये कहिएगा कि हम एक ऐसी सिद्धांत को चाहते हैं जो इन सब का विकल्प के रूप में आ जाए, या इन सब की हमें जरूरत ना पड़े। आप ठीक है। आप आप, आप हाँ, समझ गए ना? जी जी, मैं समझ गया। अच्छा, लेकिन ठीक है, अभी हम हाँ, व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। और तो अभी कितनी ऐसी थ्योरी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और जिनके द्वारा, मान लीजिए 4-5 हैं उदाहरण के लिए, जिनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की जा सकती है, जैसे 2-3 आपने गिनाए भी थे, तो कुल कितनी है? और उनके अगर कुछ नाम बता पाए तो और भी बढ़िया। अरे एक सिंपल सी बात बता दूं, जैसे न्यूटन से जो शुरुआत होती है वो कहलाती शास्त्रीय भौतिकी। ठीक है, न्यूटन से जो शुरुआत होती है, और अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन से शुरुआत होती है क्वांटम भौतिकी की। तो दोनों विरोधाभास हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं, है ना। परमाणु से जो सूक्ष्म स्तर की जो बात होती है, वहां पे क्वांटम भौतिकी लगती है। और परमाणु से बड़े जो पिंड होते हैं या जो तंत्र होते हैं, है ना, जैसे आपने जड़त्वीय तंत्र सुना होगा, जड़त्वीय तंत्र सुना होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, तंत्र हैं और निकाय हैं। आपने सुना होगा बंद निकाय, खुला निकाय, ये ऊष्मा को लेकर के। तो ये सब आ जाती है शास्त्रीय भौतिकी में, है ना। और क्वांटम भौतिकी आती है परमाणु से अंदर की चीजें। अब एक और कंडीशंस निकल के आती है कि प्रकाश की गति या उससे भी तेज गति की कंडीशंस। तो अलग अलग भौतिकीय हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे चल करके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा असली सवाल ये है, जी, फंडामेंटल फोर्सेस कितनी हैं दुनिया में? ओके। अभी जो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल फोर्सेस 4 हैं।
चार तरह के हैं। गुरुत्वाकर्षण का हो गया, परमाणु के अंदर नाभिकी के दो हो गए, एक मजबूत वाला, एक कमजोर कमजोर वाला हो गया, और तीसरा अपना जिसे विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। अब विद्युत चुंबकीय में भी विद्युत बल एक अलग था पहले हम जो जानते थे, और चुंबकीय अलग था। अब दोनों को हमने यूनिफाइड कर दिया है ना। उसके लिए अब हमारे पास बहुत ज्ञान है, कुछ डेरिवेशंस मतलब जो समीकरण है, अब वो एक हो चुका है, तो वो एक हो गया। तो इस तरह से अब वर्तमान में चार हैं। अब ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस को भी मिला के एक करने का प्रयास है हम लोगों का। और चार, एक तो विद्युत चुंबकीय, दो विद्युत न्यूक्लियर के, चुंबकीय, दो न्यूक्लियर, एक और गुरुत्वाकर्षण। एक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यही मैं जानना चाह रहा था। बस मैं ये कहना चाहता था जी कि आपने बहुत अच्छा इसको लिया। जी और एक सिद्धांत और है कि जैसे जी एक जी प्रश्न मोहन जी ने किया था कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल थ्योरी, जिसको अप्लाइड और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो पहले अमेरिका ने एक दफ़े सोचा कि हम एब्स्ट्रैक्ट में क्यों जाएं, केवल अप्लाइड ही काम करेंगे हम, तो हमारा ज़्यादा फायदा होगा। तो कुछ दिन के बाद, 10 साल के बाद, अप्लाइड वालों के पास कुछ बचा नहीं कि वो रिसर्च कर सकें। जी अप्लाइड ज्ञान और एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट, आज जो एब्स्ट्रैक्ट है, हो सकता है 5 साल के बाद वो अप्लाइड हो जाए। इसके बारे में एक वैज्ञानिक ने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज लाइक ए वाइन विच बिकम प्योर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फिर सुनिए, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज ए वाइन विच बिकम प्योर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जब शराब बनती है तो बहुत ही बेस्वाद होती है, पीने में लायक नहीं रहती, लेकिन उस शराब को जब 10 साल रख दिया जाता है तो वो पीने लायक हो जाती है, बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। खैर मैंने तो पी नहीं, लेकिन जो लोग जानते हैं कि पुरानी शराब जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आज से 10 साल पहले एब्स्ट्रैक्ट थी, वो अप्लाइड हो गई। लेकिन जो अप्लाइड पहले थी उसमें एक्सटेंशन हुआ, उसको ज्ञान को ख़त्म नहीं हुआ। जैसे न्यूटन की थ्योरी जो गुरुत्वाकर्षण की थी, अब आइंस्टीन थ्योरी आने के बाद ये कह दिया कि ये न्यूटन के जो नियम हैं अक्लेडियन स्पेस में, यूक्लिड के स्पेस में सही है, आगे वाले स्पेस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सही नहीं है। लेकिन यूक्लिड ने जो गतिकी बनाई थी, जो यूक्लिड का स्पेस था, उसमें सही है। आइंस्टीन की थ्योरी के लिए कहा गया कि एन ईथर एक वो सब्जेक्ट हैं, तो उसमें वो सही है। अब तमाम और दर्शन आ गए जिसमें आइंस्टीन की थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ टेकान पार्टिकल्स अब हमने खोज लिए, वो कभी भी प्रकाश की गति से हमेशा तेज चलते हैं। तो उनके लिए कहा गया कि नेट जो प्रकाश की गति है एक बैरियर का काम करती है, और जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो केवल प्रकाश की गति तक है। जो प्रकाश की गति से कम कण चल रहा है वो प्रकाश की गति से आगे नहीं आ सकता, और जो प्रकाश की गति से अधिक चल रहा है वो प्रकाश की गति के नीचे नहीं आ सकता। तो ये एक बैरियर का काम करता है। और जो अभी जो प्रकाश की गति से अधिक वाले चीज़ें हैं उनका प्रैक्टिकल भी मिल गया है, लेकिन इसके सिद्धांत अभी बन नहीं पाए, ये अभी परिकल्पना में है। तो मुख्य चीज़ ये है कि हमें चीज़ों को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। अभी तक आप विश्वास ना माने, दूरी, समय और स्पेस को हम डिफाइन नहीं कर पाए। स्पेस का जो डिफाइन कॉन्सेप्ट है वो अंदाजिया गद्दा चल रहा है। अभी जयंत विश्व नार्लिकर का जो कणिका सिद्धांत था, उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया कि विश्व का गठन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। तो वो थ्योरी जो है आगे चल के वैज्ञानिकों ने किनारे रख दी, ठीक नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन ये सही नहीं, क्योंकि ये हमारे महाविस्फोट थ्योरी को वो करती है। तो इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है। एक यूँ समझ लें कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सी पॉइंट तक है, सी से बी तक जाने का रास्ता नहीं बना, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वाले ने बना दिया। अभी वहाँ तक हम डामर और कंक्रीट नहीं डाल पाए, क्योंकि अभी साधन हमारे पास नहीं है। भविष्य में जब हमारे पास ज्ञान होगा प्रैक्टिकल करने का, तो हम सी से बी तक के लिए भी रास्ता बना लेंगे। और कई रास्ते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, तो हम एक को चुन लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यूँ समझ लें कि पहले आइंस्टीन ने इसको यूँ कहा
कि जब उन्होंने पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फिर यूनिफाइड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फिर भी कुछ निहारिकाएं और ब्लैक होल की बात वो नहीं सिद्ध कर पाए। तो जब वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कैसे चलते हैं, इनका क्या नियम है, तो आइंस्टीन ने कहा ये भगवान करता है। तो एकदम सब लोग चौंक पड़े कि आइंस्टीन जैसा विद्वान भगवान के बाद वो कैसे विश्वास कर रहा है। तो उसने कहा जहाँ तक हमारा ज्ञान है वो है, और जहाँ तक हमारे ज्ञान के आगे की चीज़ें हैं वो भगवान है। मैंने पहले भगवान यहाँ तक था, अब मैंने अपने ज्ञान से भगवान को यहाँ तक कर दिया, भगवान को यहाँ से हटा दिया। अब मेरा भगवान जहाँ तक मैं नहीं कर पाया उसके बाद शुरू होता है। कोई वैज्ञानिक आएगा वो उसको यहाँ तक ले आएगा, इसके बाद भगवान शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं यही कहना चाहता था, कुछ अगर समय हो तो मैं कुछ स्पेस को, पॉइंट को, टाइम को ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने स्पेस का जो आइंस्टीन के बाद ये आया कि अगर कोई प्रयोग एक बिंदु पर करें, वो बिंदु स्पेस का है, अगर किसी बिंदु पर हम कोई प्रयोग करते हैं और उसी प्रयोग को उन्हीं कंडीशंस में दूसरी जगह करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन में, एग्जैक्ट कंडीशंस में, उन दोनों प्रयोगों का अगर रिजल्ट आता है वो एक ही आता है, तो इस प्रकार के सारे बिंदुओं का जो कलेक्शन होगा वो स्पेस का। टाइम को उन्होंने कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो व्यवधान होता है, और वो व्यवधान अगर चक्रीय है या बार बार आवर्ती है, तो इस आवर्त को समय कहेंगे। घटना को उन्होंने कहा स्पेस और टाइम को जब दोनों को साथ मिला दिया जाता है तो घटना हो जाती है। ये सब बातें हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह किया और प्रश्न भी बहुत अच्छे आए, मेरी पूरी सुन। दर्शक और श्रोतागण चर्चा संबंधी अपने प्रश्न मुझे लिख भेज सकते हैं। यदि उन प्रश्नों के उत्तर मेरी जानकारी में नहीं होंगे तो आपके मेरे संयुक्त प्रयासों से उन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।